Hello, everybody. This is me, Dr. Ranjan Sinha. Once again, I welcome you all in my classroom. मेरे जितने भी स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट्स हैं सोशियोलॉजी के, आज उन्हें मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए भारतीय समाज जो बुक है आपका, उसमें से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक पढ़े थे पिछले अध्याय में, उससे आगे चलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल अपना बुक लेकर रेडी हो जाइए और मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ पर मैंने छोड़ा था। ठीक है, भारतीय समाज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पहला अध्याय देखिए क्या कह रहा है यहाँ। सबसे सरल स्तर पर कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और इसकी संरचना की समझ आपको एक सामाजिक नक्शा प्रदान करती है। ऑब्वियसली जब हम भारतीय समाज को समझेंगे, उसके संरचना को समझेंगे, तो उसका जो स्वरूप, वास्तविक स्वरूप है, वो हमारे आंख के सामने आ जाएगा, जिसमें आप अपने ठौर ठिकाने स्थान का पता लगा सकते हैं। ठीक है, भौगोलिक नक्शे की तरह स्वयं का सामाजिक नक्शों में पता लगाना इस अर्थ में उपयोगी हो सकता है कि इससे आपको ये जानकारी मिलती है कि समाज में दूसरों से संबंध में आपकी स्थिति, दूसरों के संबंध में आपकी स्थिति क्या है। जब सामाजिक रूप से अगर हम एक दूसरे को पहचानते हैं तो हमें पता लगता है कि दूसरे से हमारी स्थिति कैसी है या हमसे उसकी स्थिति कैसी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। अगर आप भारत के भौगोलिक नक्शों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है। ये तो मैप के द्वारा आपको पता लगेगा। आपको यह भी पता चलेगा कि आपका राज्य अनेक बड़े राज्य जैसे मणिपुर, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान की तुलना में छोटा है। परंतु यह अनेक अन्य राज्य जैसे मणिपुर हो, गोवा हो, हरियाणा, पंजाब से बड़ा है। यानी दोनों के बीच का कंपैरिजन आपको पता लग जाता है। यदि आप प्राकृतिक विशेषताओं के नक्शों को देखेंगे तो आपको यह जानकारी मिल सकती है कि भारत के अन्य क्षेत्रों एवं राज्यों की तुलना में अरुणाचल का भूभाग कैसा, यानी पर्वतीय वनों से भरपूर है। यहाँ कौन से प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं एवं इसी तरह की अन्य बातों के बारे में आप जान जाएंगे। जब हम भौगोलिक क्षेत्र को जानते हैं तो वहाँ किस तरह का वन है, किस तरह का मतलब खेती होती है, किस तरह का कृषि है, व्यवसाय वहाँ किस तरह का है, कौन सा उपयोगी व्यवसाय हो सकता है, उपयोगी कृषि हो सकता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम वहाँ से ले सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी रखते हुए। एक तुलनात्मक सामाजिक नक्शा आपको समाज में आपके निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। ऑब्वियसली, निश्चित रूप से। उदाहरण के लिए 17 या 18 वर्ष की आयु में आप उस सामाजिक समूह के सदस्य हैं जिसे युवा पीढ़ी कहा जाता है ना। भारत की लगभग 40% जनसंख्या आपकी या आपसे छोटे उम्र के लोगों की है। कोई आपसे बड़े हैं तो कोई आपसे छोटे भी हैं। आप किसी विशेष क्षेत्रीय या भाषाई समुदाय जैसे गुजरात से गुजराती भाषा या आंध्र प्रदेश से तेलुगु भाषी से संबंधित होंगे। अब देखिए ये क्यों बताया जा रहा है। कहने का मतलब है क्या, अगर हम एक दूसरे को पहचानने लगेंगे समाज, भारतीय समाज में, यानी यहाँ विभिन्नताओं में एकता है। तरह तरह के भाषा बोलने वाले लोग हैं, तरह तरह के जाति के लोग हैं, तरह तरह के समुदाय के लोग हैं। यदि हम एक दूसरे को पहचानना शुरू करेंगे, न केवल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, और अगर भौगोलिक क्षेत्र के अनुयायी भी अगर हम समझेंगे एक दूसरे को, तो वहाँ पर उनके क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ पर किस तरह के लोग बसते हैं, वहाँ के मौसम जलवायु कैसा है, किस तरह का खेती बाड़ी होते हैं। ठीक है, अगर युवा वर्ग के आधार पर देखेंगे कि इस युवा वर्ग के लोग, अगर मानी जैसे कहा गया कि 17-18 साल के जो लोग युवा पीढ़ी के कहलाते हैं, अब जाहिर सी बात है उससे नीचे के जो आएंगे वो किशोरावस्था के होंगे, उससे नीचे जो है वो बच्चे होंगे, हमसे बड़े जो होंगे वो मतलब युवा वर्ग होंगे, यौवन इसमें होंगे, प्रौढ़ होंगे। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न आयु, भिन्न भिन्न लिंगों के आधार पर भी ये मतलब विभेदीकरण को समझा जा सकता है, भिन्नताओं को जाना जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके माता पिता के व्यवसाय एवं आपके परिवार की आय के मुताबिक आप एक आर्थिक वर्ग के सदस्य भी अवश्य होंगे, यानी निम्न मध्यम वर्गीय हो या उच्च वर्ग हो। आपके माता पिता के आय का वर्ग जैसा होगा उस हिसाब से आप भी उसी वर्ग के आएंगे। आप एक विशेष धार्मिक समुदाय, एक जाति या जनजाति या ऐसे ही किसी अन्य सामाजिक समूह के सदस्य भी हो सकते हैं। ऐसी प्रत्येक पहचान सामाजिक नक्शों में एवं सामाजिक संबंधों के ताने बाने में आपका स्थान निर्धारित करती है। तभी तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय समाज में किस तरह के, कितने ऐसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किस कम्युनिटी के लोग हैं, कितने वर्ग, युवा वर्ग के कितने लोग हैं। जनसंख्या को जानना, भौगोलिक क्षेत्र को जानना, हर चीज़ को, केवल सामाजिक पक्ष को जानने के लिए हमें इन सभी चीज़ों को जानना, क्योंकि इसके ये असरदायी होते हैं, तो इनको जानना भी उतने ही लाजमी ज़रूरी है।
अब देखिए क्या कहा जा रहा है। समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूह, उनके आपसी संबंधों एवं आपके अपने जीवन में उनके महत्व के बारे में बतलाता है। और समाजशास्त्र क्या करता है, जैसे अगर ये कहें कि जितने भी अगर जैविकीय चीज़ें हैं वो, या फिर जो भी वातावरण संबंधित चीज़ें हैं, वायु, तो वो अगर नक्शे कदम से अगर हम देखें, चले हम उस ओर चले, तो वायुमंडल के हिसाब से देखेंगे, प्रदूषण के हिसाब से देखेंगे, क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे, मौसम के हिसाब से देखेंगे, जलवायु जिसको कहा जाए, या फिर वहाँ पर संसाधन कैसा है देखेंगे, कृषि है या नहीं है ये देखेंगे। लेकिन यदि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वहाँ पर तरह तरह की आयु, तरह तरह के वर्ग, लोग किस तरह से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बटे हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो समाजशास्त्र इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशेषतः इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता है कि हमारे जीवन में इन समूह का, इन लोगों का, इन वर्ग का क्या अहमियत है, क्या महत्व है। परंतु समाजशास्त्र केवल आपका या अन्य लोगों के स्थान निर्धारित करने में मदद करने एवं विभिन्न सामाजिक समूह के स्थानों का वर्णन करने के अलावा और भी बहुत कुछ सिखा सकता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री श्री राइट मिल्स ने लिखा है कि समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियां जो है, यानी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने के मदद कर सकता है। आपके बीच मतलब आपके जो परेशानी है और क्या सामाजिक मुद्दे हैं, इनके लिए ये इसके बीच के कड़ी को भी उजागर कर सकता है समाजशास्त्र। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत चिंताएं, व्यक्तिगत परेशानी का मतलब क्या है, व्यक्तिगत चिंताएं हैं, समस्याएं या सरोकार जो सबके लिए, यानी जो क्या है, जो सबके होते हैं, मतलब हर किसी इंसान के पास होते हैं ये चीज़, ऐसे परेशानियां हर व्यक्ति के पास होते हैं जो इस समाज में है। उदाहरण के लिए होते हैं, उदाहरण के लिए हो सकता है उसके परिवार के बड़े सदस्य या आपके भाई बहन या दोस्त आपके साथ जो व्यवहार करते हैं उससे आप खुश नहीं हैं। हो सकता है शायद आप अपने भविष्य के बारे में, आपको किस तरह की नौकरी मिलेगी इस बारे में चिंतित हो। आपकी व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के अन्य पक्ष भी गर्व, तनाव, आत्मविश्वास या विभिन्न तरीकों की उलझन के स्रोत हो सकते हैं। पर यह सभी लक्षण एक ही व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं और इनका अर्थ उस व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित है। यानी एक व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें जो है देखने को मिल सकता है, यानी उसके सामाजिक संबंध, उनके प्रतिष्ठा, उनकी जो परिस्थिति जिसे वो अर्जित करना चाहता है ना, जो जन्मगत उसे प्राप्त हुआ है, हर कुछ चीज उसके अपनी निजी जीवन से संबंधित होता है, हर व्यक्ति का। दूसरी तरफ एक सामाजिक मुद्दा बड़े समूह से संबंधित होता है, न कि एक एकल व्यक्तियों से जो उन समूह का सदस्य है, समूह के सदस्य। जबकि सामाजिक मुद्दे की बात करें तो सामाजिक मुद्दा यूं ही देखिए, बात ही है सामाजिक मुद्दा, व्यक्तिगत मुद्दा नहीं। व्यक्तिगत मुद्दा हम लोग आपस में हैं जो निपटाते हैं, सामाजिक मुद्दा किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है, पूरे कौम के साथ, पूरे समाज के साथ होता है, उसका असर पूरे एक समूह पर पड़ता है। ठीक है।